हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जेई मेन का जो 3 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मेमोरी बेस्ड कुछ सवाल है, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ रहे या सवाल में कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहे, तो वो अपन देख लेंगे। पूरा पेपर जब एक बार आ जाएगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो सवाल हमें मिले हैं, बच्चों से जो सवाल पूछे हैं हमने, तो उनको जितना याद रहा उतना हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाए कि कैसा पेपर आ रहा है, उनको एक आइडिया थोड़ा बहुत लग जाए। ठीक है, तो अपना पर्पज वही है कि जिनका हो चुका है वो एक बार देख लें कि हाँ आंसर्स वगैरह मैच कर लें अपने, और जिनका होने वाला है वो देख लें कि किस पैटर्न का पेपर आ रहा है, बेसिकली किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आइडिया थोड़ा बहुत आपको लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो स्टार्टिंग में ही बहुत सिंपल सा सवाल है, एक इंटीग्रेशन आपको निकालना है, -π to π mod ऑफ पाई माइनस mod x dx। ठीक है, तो पहला ही सवाल जो है बहुत सिंपल सा सवाल है, आई होप सबने कर लिया होगा, सारे बच्चे ये आंसर तो निकाल के आए होंगे, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, पहली चीज तो -π से π, लिमिट अगर -a से a है तो इवन और देख लो, दिख रहा है फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π mod ऑफ पाई माइनस, अब 0 से π, 0 से π में तो mod x क्या रहा होगा, x ही रहा होगा, नहीं लिख सकते dx, ये आ गया आपका। अच्छा, फिर से मोड हटाने के लिए चेक करो, x अगर 0 से π है तो π से तो छोटा ही रहा होगा, तो ये जो क्वांटिटी है ओवरऑल कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी, तो मोड आप डायरेक्टली हटा सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to π पाई माइनस एक्स डी एक्स। देख रहे हो कितना सिंपल सवाल जेई ने पूछा है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, पाई का तो होगा पाई एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to π। रख दो लिमिट, लिमिट रख देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर, और ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो ही गया। ये कितना बन गया, पाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल्स आउट, फाइनल आंसर विल बी पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल है बेसिकली, सब बच्चों ने लगभग बच्चों ने कर लिया होगा ऐसा बोल दो। अगर गलती कहीं पे की होगी तो मोड वगैरह हटाने में की होगी, और तो गलती करने की गुंजाइश सही नहीं इस सवाल में। करेक्ट। सेकंड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड सवाल है, और ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आपको बोल रहा है डाइस इज रोल ट्वाइस, एक डाइस को आपने 2 बार रोल किया है, और ठीक है जो आउटकम है वो 4 का मल्टीपल आया है, सम जो है दोनों डाइस पे वो कितना आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 एटलीस्ट एक बार तो आया ही होगा, ये आपसे पूछ लिया। करेक्ट, तो अगर ये पहले से मालूम है कि सम जो है 4 आ रहा है, 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। 4 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, सम या तो 4 आ सकता है, या 8 आ सकता है, या 12 आ सकता है, नहीं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं कि जब भी एक इवेंट हो चुकी है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट, तो ये आपका सैंपल स्पेस बच गया। अब सारे केसेस देख लो, सम 4 कैसे कैसे आ सकता है, एक डाइस पे 1 आ जाए, एक पे 3 आ जाए, नहीं, दोनों पे 2 2 आ जाए, 2 2 आ जाए, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 1 आ जाए। करेक्ट, ये तो किसका हो गया, सम 4 का। सम 8 देख लो, 1 से 1 तो हो नहीं सकता, सबसे छोटा क्या पॉसिबिलिटी है, एक पे 2, एक पे 6, एक पे 3, एक पे 5, दोनों पे 4 4, क्या बच गया 5, दूसरे पे 3, और पहले पे 6, दूसरे पे 2। सम 8 आने की यही पॉसिबिलिटी है खाली, नहीं, और 12 आने की तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, काउंट कर लो, ये कितना हो गया 5 8 9, तो टोटल कितनी है, 9 पॉसिबिलिटी है बेसिकली। करेक्ट। अच्छा, और किस चीज की प्रोबेबिलिटी की 4 एटलीस्ट एक बार तो आया होगा, तो 4 तो खाली इसी में आ रहा है, इसके अलावा तो 4 आया ही नहीं, नहीं, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस तो एक है, टोटल 9, 1/9। अगेन बहुत ही इजी सवाल है, देख सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल सिंपल सवाल जेईई मेंस में आते हैं, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछते हैं। थर्ड जो सवाल है वो मैट्रिसेस पे बेस्ड है। आपको एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दे रखी है ए, और उसके एलिमेंट है x1 1 0, ये एक ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए की पावर 4 पे कमेंट किया हुआ है, ए की पावर 4 जो है वो है, एक एलिमेंट तो है 109, ये तो फर्स्ट वाला, और बाकी नॉन नहीं है, इसको A12 A21 A22, और शायद आपसे A22 पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या रही होगी ये बता दो, ये सवाल आया था क्या, ठीक है।
तो अगेन पावर पे बेस्ड सवाल है, ए की पावर 4 निकालनी है तो डायरेक्ट तो पावर 4 कर नहीं सकते, क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए, x110 इंटू x110, निकालो जल्दी से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर रहा हूँ, क्या वही पॉसिबिलिटी, और तो कर भी नहीं सकते। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये क्या हो जाएगा एक्स ओनली, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी एक्स आ जाएगा, ये 1 कर लिया होगा, ए स्क्वायर तो निकाल ही लिया होगा सबने। ठीक है, यहाँ से ए की पावर 4 निकाल लो, ए की पावर 4 के लिए क्या 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर को वापस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स 1। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, बट काम की बात ये है कि ए की पावर 4 में एक तो 109 हमें दे रखा है और एक 822 पूछा है, इन दोनों के बारे में कोई कमेंट नहीं है ना, तो ये दोनों आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टाइम बचाओ, कौन सा निकालो, एक तो ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ये कब आया होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, और ये आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया ए की पावर 4। कंपेयर कर दो, अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आना चाहिए 109। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा एक्स की पावर 4 आएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आएगा, और 1 ये इधर आएगा तो माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 और 9 दिख रहा है क्या फैक्टर, क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर की एक ही पॉसिबल वैल्यू है कितनी 9। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया a22, तो a22 आया होगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दो कितना आ गया, करेक्ट। तो सवाल को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो मॉडरेट कैटेगरी का बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन एपी पे बेस्ड है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, मान लो ए है वो 3 है, और बोल रहा है कि फर्स्ट 25 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 15 के बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ। करेक्ट, तो फर्स्ट 25 का सम क्या हो जाएगा S25, है ना, ये बराबर है इसके आगे जो 15 आए होंगे, और इसके आगे जो 15 आए होंगे उनका सम कैसे निकाल सकते हो, टोटल कितने 40 में से S25 घटा दो, फर्स्ट 40 में फर्स्ट 25 घटा दूंगा तो कौन से बचाएंगे नेक्स्ट 15 ही तो बचेंगे। करेक्ट, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ सम फर्स्ट 25 रहा होगा सम फर्स्ट 40 के। ठीक है, फर्स्ट 25 का सम क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2a कितना 6 प्लस 24d, ये आया होगा इज इक्वल टू सम 40 हो जाएगा 40/2 2a अगेन कितना 6 प्लस 39d, कर लिया होगा, सम का ही फॉर्मूला है एपी का। सिंप्लीफाई कर दो, 2 कैंसल्स आउट, यहाँ से कितना हो जाएगा 20, इधर 25 है इधर 20 है, तो इधर 4 बच जाएगा इधर 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा ये 120, और 4 से करना है तो 6 इंटू 4 24, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 150 60। ठीक है, इधर ले जाओ कितना बचेगा, उधर ले जाऊं तो 36d इज इक्वल टू इस साइड बचेगा 6, तो d की वैल्यू आ गई कितनी 1/6। करेक्ट, तो अगेन सवाल तो इजी है, बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप हो सकता है थोड़ा सा मिस कर दें, या नेक्स्ट 15 का सम निकालने के लिए आप T26 निकालना शुरू कर दें कि 26 टर्म जो पहला टर्म रहा होगा वो निकालना शुरू कर दें, तो कैलकुलेशन में हो सकता है आपने थोड़ा टाइम लिया, तो इस सवाल को भी हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल लिमिट का है, आपको फैक्टर बना के नहीं दे रखे हैं, आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, फिफ्थ सवाल 1 माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस दोनों का प्रोडक्ट cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, ये इक्वल दे रखा है किसके 2 टू द पावर माइनस k, तो k की वैल्यू आपको निकालनी है बेसिकली। ठीक है,
और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 8, करेक्ट। अच्छा, तो आप चेक कर सकते हो जीरो रख के कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म ही बन रही है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है फैक्टराइज हो जाएगी, किस टाइप की एक्सप्रेशन है, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी टाइप ही तो है, तो दो फैक्टर बन जाएंगे, 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इतना तो कर ही लिया होगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एक फैक्टर तो क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, अब इसको हमने अरेंज कर लिया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर होता है क्या, स्टैंडर्ड लिमिट जो होती है इसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो इसका स्क्वायर बेसिकली चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4, ये तो इसके लिए, इसका स्क्वायर बनेगा x टू द पावर 4 अपॉन 16, तो x टू द पावर 8 तो काम आ गया क्या, 16 इंटू 4 कितना 64, से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये किसके बराबर 2 टू द पावर माइनस के, करेक्ट। स्टैंडर्ड लिमिट बन गई दोनों, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये होता है 2 की पावर 6, एक यहाँ से कितना हो गया 1/2 की पावर 8 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2 टू द पावर के, तो क्लियरली दिख रहा है कि की वैल्यू कितनी आई होगी 8 आई होगी, ठीक है। तो अगेन इस वाले सवाल को भी हम लोग इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो बनाना है, फैक्टर बनाने के बाद तो स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग पढ़ते ही हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, करेक्ट, वही यूज हुई है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटीएफ पे बेस है, और आईटीएफ का जो सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है वहीं से सवाल आ गया बेसिकली, 6th वाला। क्या पूछा, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करना है, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/25, ठीक है। सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप जानते ही हो नहीं, तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए जब एंगल नोन होता है हम क्या करते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो सबको अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 3 4 5, ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 16 अपॉन, गड़बड़ कर दिया 25 नहीं है, कितना 65 है, 65 है, ठीक है। हाँ, तो 16 63 और 65 ये होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 63, ठीक है। अच्छा, अब tan इनवर्स में आपको क्या चेक करना होता है, खाली दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, न्यूमरेटर तो क्या बनेगा 20, डिनोमिनेटर 36, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, इसको एज इट इज रख दिया tan इनवर्स 16 अपॉन 63, करेक्ट। तो हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स, सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर दें तो एलसीएम 36 ले लो, ये कितना बन जाएगा 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 कितना हो गया 63, और ये हो जाएगा 36 माइनस 12 20 16, और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 16 अपॉन 63, एक दूसरे के रेसिप्रोकली आएगा, तो ये tan इनवर्स थीटा है तो ये कोट इनवर्स थीटा है, tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा कितना होता है π/2, तो 2 पाई माइनस π/2, आपका फाइनल आंसर आया होगा 3π/2, ठीक है। तो अगेन ये वाला सवाल भी किस कैटेगरी का, इजी का ही है। अब आप बोलोगे सारा सवाल तो इजी कैटेगरी का ही है, और पेपर आप बोल रहे हो कि मॉडरेट कैटेगरी का है ना, तो इजी वाले सवालों को हमने पहले रखा है बेसिकली, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये तो मेरा हो गया था, ये वाला भी हो गया था, वो सारा आपके लिए पहले रखा हूँ, आएंगे वो सवाल भी आएंगे जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, ये तो कर लिया होगा यार। नेक्स्ट सर्कल का सवाल है, बोल रहे सर्कल जो है दो लाइन को टच कर रहा है, x=3 और y=2 को, और उसका सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है x + y = 2 पे, तो डायमीटर बता दो सर्कल का क्या रहा होगा, आपसे पूछ लिया, करेक्ट। तो 7th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत आसान से सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बोल रहे हैं सेंटर किस पे लाई कर रहे हैं, x + y = 2 पे, तो मान लो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो अल्फा है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - अल्फा, ये सेंटर है, और दोनों लाइन टेंजेंट है, कौन कौन सी,
मैं सर्कल को अगर ड्रॉ करना चाहूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसी कोई लाइन रही होगी, x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा 0,2, तो y बराबर 2, तो यही लाइन रही होगी, y इज इक्वल टू 2, तो यही लाइन है। ये पॉइंट 2 है तो x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं रही होगी, है ना। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम रैंडमली बना रहे हैं खाली, ठीक है। और आपका जो सर्कल है वो ऐसा कुछ रहा होगा, इस टाइप का कोई सर्कल रहा होगा, मान लो ये उसका सेंटर है, करेक्ट। तो सेंटर तो हमने मान लिया क्या, अल्फा कोमा 2 माइनस अल्फा, ये सेंटर है। मैं सेंटर को सी बोल रहा हूँ, और जहाँ पे इन दोनों को टच कर रहा है, इस पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो अगर इन दोनों लाइन को टच कर रहा है तो सेंटर की जो डिस्टेंस आई होगी सेम ही तो आई होगी, नहीं मानते क्या। तो ये जो सी ए है ये बराबर आनी चाहिए किसके, सी बी, रेडियस ही तो रही होगी, करेक्ट। सी ए कैसे निकाल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लो। वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 2 माइनस अल्फा, और सी बी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना है अल्फा। तो ये तो 2 कैंसिल हो गया है, तो सिंपली क्या है मोड अल्फा, इसको लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस 3 का मोड, करेक्ट। क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या आई होगी, 3/2 ही आई होगी, करेक्ट। अल्फा मिल गया, हमें तो क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस तो किसके बराबर है, सी ए के बराबर रही होगी क्या, और सी ए तो कितना है मोड अल्फा, कितना आ जाएगा 3/2। तो रेडियस अगर 3/2 है, डायमीटर क्या रहा होगा, क्लियरली 3 रहा होगा, ठीक है। तो बस ये आपसे पूछे, तो ये सवाल को हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने किया इसलिए आसान लग रहा है, बट वहाँ पे आपने सोल्व किया होगा तो पक्का पहले डायग्राम के बारे में सोचा होगा, कुछ सेंटर तो अज्यूम कर लेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस कैसे निकालें वो देखा होगा, करेक्ट। तो ये सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों लाइन को अगर टच कर रहा है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर ही आनी चाहिए, वो आप कैसे निकाल रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसलिए हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं इसको, मॉडरेट कैटेगरी में। नेक्स्ट कोनिक सेक्शन का सवाल है। आपको एक हाइपरबोला दे रखा है और एक एलिप्स दे रखा है। हाइपरबोला के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है, √2 है, और हाइपरबोला और एलिप्स की जो फोकाई है वो सेम है। तो मैं लिख देता हूँ, एलिप्स जो आपको वो क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई कर लो कि 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x²/4 प्लस y²/3 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। और हाइपरबोला हमने मान लिया, हाइपरबोला रहा होगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, इस टाइप का, ठीक है। तो हाइपरबोला के बारे में एक चीज तो दे रखा है कि 2a की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या रहा होगा 2a, किसके बराबर √2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, ठीक है। अच्छा, एलिप्स की और हाइपरबोला की फोकाई सेम है, तो एलिप्स की फोकाई निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी निकाल लो। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, कितना आ गया 1/4। तो एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी आई होगी वो कितनी आई होगी 1/2। फोकाई क्या होते हैं, फोकाई होते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, तो ए इंटू ई, ए का मान कितना इसके लिए, एलिप्स के लिए कितना है 2, तो 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1,0। अब ये बोल रहा है यही फोकाई किसकी है, हाइपरबोला की है। तो हाइपरबोला के लिए भी ए इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये कितना रहा होगा 1 ही तो आना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस 1,0 बनेंगे, नहीं ए आपको दे रखा है, तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला क्या होगी 1/a, 1/a कितना √2, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आ रही है, मतलब कैसा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो फिर ए और बी क्या रहे होंगे, इक्वली रहे होंगे, करेक्ट। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। ए की वैल्यू तो आपके पास है ही, रख दो, x² माइनस y² इक्वल्स टू 1/2, ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। बस अब तो क्या है, ऑप्शन से आपको चेक ही करना था कि कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो मिल जाएगा आपको कि कौन सा पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है, वो आप देख लो, ठीक है। तो अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन है सवाल में, हम लोग इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं। बाकी ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इलिप्स की, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालना, उनकी फोकाई निकालना, बहुत सारे सवाल हम लोग क्लास में करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वो वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है थ्योरी वाला, बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा है। लास्ट में आपको 4 ऑप्शन भी रख के देखने पड़ेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहला ही मिल जाएगा, किस्मत अच्छी नहीं है तो फिर 4 ही रखने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट का सवाल है, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 की,
और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट है x-2, 2x-3, 3x-4। सेकेंड रो के हैं 2x-3, 3x-4, 4x-5। लास्ट रो के 3x-5, 5x-8, 10x-17 इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल है बेसिकली, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर मैं R2 को लिख दूं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। क्यों 2 का ख्याल आया? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, करेक्ट। सिमिलरली R3 को लिख देना चाहिए R3 माइनस 3R1, क्योंकि 3x है यहाँ पे, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपकी डिटर्मिनेंट आ जाएगी, फर्स्ट के साथ तो कोई चेंज किया नहीं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट तो सेम रहे होंगे, ठीक है। सेकंड में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 2x माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या आ गया 1। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 4x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस x प्लस 2, ये आया होगा क्या। लास्ट ये कितना हो गया 6x माइनस 8, तो माइनस 2x और माइनस 8 ऐड होगा तो प्लस 3, ठीक है। लास्ट रो क्या बन जाएगी, फिर से 3x माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो क्या हो गया 1, ये हो जाएगा 6x माइनस 9, तो माइनस x और माइनस 9 ऐड करूंगा तो 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x माइनस 12, तो इधर क्या बचेगा x और 12 घटा दूं तो माइनस 5 इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब चाहो तो यहीं पे एक्सपेंड कर दो, चाहो तो एक प्रॉपर्टी और लगा दो, आप यहाँ पे 0 बना सकते हो, एक नहीं तो यहीं पे एक्सपेंड कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए था b प्लस सी चाहिए, तो बस एक्सपेंड कर दो, b प्लस सी की जो वैल्यू आई होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी -3, ये आपका आंसर, करेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लॉग पे ही बेस्ड है बेसिकली। लॉग से डायरेक्टली सवाल आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, बट यहाँ पे आया है। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, क्या दिया आपको, सिंप्लीफाई करना है, 10th वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 0.16 टू द पावर लॉग ऑफ एक जीपी दे रखी है इनफाइनाइट 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब से लेके इनफाइनाइट तक, और इधर 2.5 बेस जो 2.5 है, ठीक है। अगेन इस सवाल में भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पावर कितनी थी 1/2 थी, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर 1/2 है तो उसका आंसर आ जाएगा, नहीं है तो कुछ और आंसर आ जाएगा। करना तो क्या आपको इसको सिंप्लीफाई करना है खाली, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 0.16 को क्या लिख सकता हूँ 16/100, करेक्ट। तो 16/100 को अगर मैं 5 से या 5 से कर लो, 5 से कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा, नहीं 16/100 है, 4 से कर दिया तो कितना बचेगा 4/25, ये तो लिख ही लोगे इसको, इसमें तो दिक्कत नहीं है। टू द पावर लॉग ऑफ, इसको क्या लिखोगे 25/10, 5/2, करेक्ट। और ये जीपी है, जीपी इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दो, a/1 माइनस आर, आर कितना 1/3 और पूरे की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा 4/25 जो है ये तो 2/5 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर लॉग ऑफ, ये कितना बन जाएगा 1/2 टू द बेस 5/2, ठीक है, और पूरे की पावर 1/2। अब हम जानते हैं कि नंबर और बेस को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तब भी लॉग की वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो नंबर और बेस को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये तो क्या बन गया 2, ये क्या बन जाएगा 2/5 और पूरे की पावर 1/2। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 2/5, अब ये 2 तो कहाँ चला जाएगा पावर में, 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4, तो ये बन गया 2/5 लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2/5। फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी बार बार क्लास में बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंपली क्या बन गया 4 की पावर 1/2, कितना आ गया 2, ठीक है। तो 4 को देख के, इस नंबर को देख के भी लग रहा है कि हाँ 1/2 रहा होगा, क्योंकि 4 की पावर 1/2 निकाल सकते हैं, आंसर कितना आया 2।
और अगर 1/2 नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। करेक्ट। तो अपन 1/2 लेके सोल्व करो, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट एक इंटीजर आता है, वो कितना आता है 2 आता है। ठीक है। तो अगेन ये वाला सवाल भी मॉडरेट कैटेगरी में ही है। अगर आपको लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी आती है, जैसे नंबर और बेस दोनों को रेसिप्रोकल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी आती है तो कर लोगे इस सवाल को। ठीक है। अगला सवाल जो है वो जेईई मेंस के लिए जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उस पर बेस्ड है, रीजनिंग का सवाल है। सवाल क्या, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, P implies नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको। P implies नेगेशन ऑफ P और Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नहीं तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अब ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आप तो ट्रूथ टेबल बना दो जल्दी से। 2 स्टेटमेंट के लिए कितने केसेस हो सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटी है, दोनों ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू, या दोनों फॉल्स। ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी बना सकते हो, बस वो एक स्टेप नहीं लिखना पड़े इसलिए हमने कर लिया थोड़ा सा। करेक्ट। तो सबसे पहले तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P बोलो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो एंड तो कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू रहे। तो ये Q है, ये नेगेशन ऑफ P है, एक ट्रू एक फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स। दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स, दोनों ट्रू है तो क्या आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्या बच गया, P implies नेगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है। तो P implies दिस, ये वाला, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है, इस केस में तो क्या रहा होगा, फॉल्स रहा होगा। ये ट्रू ये फॉल्स ना, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर ये फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा बाकी सारे केस में। करेक्ट। तो क्लियरली देख सकते हैं किसके बराबर है, नेगेशन ऑफ P के ही बराबर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो रीजनिंग पे बेस्ड सवाल है, बेसिकली आपको सिंपली ट्रूथ टेबल बना दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पीएनसी पे बेस्ड है, और पीएनसी में भी सम ऑफ सीरीज का ही सवाल है। ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल जो एनालिसिस करते हैं, नंबर सिस्टम, उनका नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनपीआर जानते हैं तो सवाल हो जाएगा बहुत आराम से। सवाल क्या दे रखा है, 12th की बात कर रहा हूँ, ये आपको दे रखा है 2 × 1p0 माइनस 3 × 2p1 प्लस 4 × 3p2, ऐसे करके एक सीरीज दे रखी है, और कितने टर्म है, 51 टर्म्स आपको दे रखे हैं, प्लस साथ में एक और सीरीज दे रखी है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चल रहे, इसमें भी कितने टर्म है, 51 टर्म्स है। ठीक है। तो बस आप ये देख लो क्या बन रहा है, 1p0 1 ही है क्या, इसको मैं 1 फैक्टोरियल लिख दूं, नहीं, माइनस 3, 2p1 क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल ही बनेगा भाई, n(n-1) क्या बनता है, n फैक्टोरियल ही बनते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे ये 4 × ये क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, नहीं कितने टर्म, 51 टर्म्स, और ये हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रखा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, इसमें भी कितने टर्म है, 51 टर्म्स। करेक्ट। अच्छा, 2 × 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बन गया क्या, नहीं, 3 × 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ये क्या बन गया, 4 फैक्टोरियल, अगला होगा 5 फैक्टोरियल, कहां तक, 51 टर्म है तो लास्ट क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल, और 52 फैक्टोरियल प्लस साइन से आएगा माइनस से, प्लस से आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इवन वाले सारे क्या रहे प्लस से, तो लास्ट रहा होगा 52 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, 51 टर्म, तो 51 टर्म क्या रहा होगा, 51 फैक्टोरियल, प्लस साइन से और माइनस साइन से, प्लस से, क्योंकि यहाँ पे ओड वाले क्या आ रहे हैं, प्लस साइन से आ रहे हैं, देख लोगे बहुत आराम से। करेक्ट। तो बस सवाल सोल्व हो गया आपका, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 51 फैक्टोरियल आया होगा, उससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, इधर तो बचेगा खाली 1 फैक्टोरियल विच इज 1, और इधर बचेगा प्लस 52 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए था। करेक्ट। तो अगेन ये सवाल भी आप मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इतना सारा कुछ।
करेक्ट। नेक्स्ट 13 जो सवाल है वो लिमिट पे बेस्ड है। आपको एक लिमिट निकालनी है। कौन सी? लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ऐसा कुछ था शायद, डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यही था क्या? ये दे रखा है किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो बस एल का मान बता दो क्या रहा होगा। नहीं तो वैसे भी दिख रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन अगर आए हुए हैं तो दोनों लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, LHL भी और RHL भी। तो LHL अगर मैं निकालूं, LHL क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 माइनस नेगेटिव है क्या? तो x किससे, मॉड x किससे ओपन हो जाएगा? माइनस x से, डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -1, ये आएगा। तो 0 रख दूं तो ये तो 0, ये 0, क्या बना? 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो ये आ गई मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। करेक्ट। तो सिमिलरली RHL निकाल लो। RHL क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव पे मॉड x तो क्या x ही है, और ये क्या बन जाएगा? 0। तो आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स प्लस 0, ये आ जाएगी। तो 0 रख दो इस बार फिर से, क्या आ गया? 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 अपॉन लैम्डा। और अगर लिमिट L के बराबर है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है, तो LHL RHL क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। करेक्ट। तो दोनों को बराबर अगर कर दूं तो बस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 1 ये बराबर होना चाहिए किसके? मॉड लैम्डा के। तो बोल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या रही होगी? 1/2। और लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 है, फिर लिमिट की वैल्यू RHL के बराबर ले लो या LHL के बराबर। 1/2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? 2 का मोड कितना? 2। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो बस आपको क्या करना था, इसमें LHL RHL दोनों निकालनी थी। और क्लास में हम लोग बताते हैं कि अगर स्पेशल साइन है तो आपको दोनों निकालनी पड़ेगी, LHL RHL। तो ये सवाल भी इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, और सिंपली खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखना है और मॉड एक्स को देखना है, कहां पे? 0 के आसपास, बस। नेक्स्ट जो है वो एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। आपको 3 कर्व दे रखे हैं। C1 पहला जो कर्व है वो है 0 से लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और C2 है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, और C3 है, x पे कंडीशन लगा रखी है 1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है। तो बस इन तीनों को प्लॉट कर लो। तो पहला तो पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 0,1। करेक्ट। लाइन, ये तो लाइन है, नहीं, y ग्रेटर देन 0 मतलब तो ऊपर वाला पार्ट है खाली। ये लाइन भी 0,1 से पास कर रही है क्या? और स्लोप कितना है? 1। तो 1 स्लोप की ऐसी कोई लाइन रही होगी इस टाइप की? नहीं। तो ये आपकी लाइन आ गई। ये आपका पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व। तीसरा बोल रहा है x की वैल्यू 1/2 से 2 होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट निकाल लो, C1 C2। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्लियरली दिख रहा है x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो वैल्यू आई होंगी, 0 और 1। ठीक है। तो ये तो x की कौन सी वैल्यू है? ये तो x इक्वल टू 1 है। तो 1/2 तो इधर रहा होगा, ये आया होगा x इक्वल टू 1/2, और 2 इधर रहा होगा, ये आया होगा x इक्वल टू 2। करेक्ट। 1 और 2 पे वैल्यू देख लो। 1 पे x प्लस 1 में रख दो, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 2, और 2 पे यहां कहीं आ रही है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3। ठीक है। अच्छा, तो आपको कौन सा एरिया चाहिए वो एरिया पहले देख लेते हैं। पैराबोला के तो बाहर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है। लाइन के नीचे होना चाहिए, और 1/2 से 1 इसके बीच होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया ये नहीं आ गया। एक तो ये वाला पार्ट, और दूसरा मैं इधर बना रहा हूं ये वाला पार्ट। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया नहीं हो गया क्या? ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए अब इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हो। बस प्लॉटिंग वाला पार्ट इतना ही है। तो 1 से, ये तो क्या 1/2 से 1 तो इंटीग्रेट कर दो पैराबोला को। तो 1/2 से 1, तो अगर मैं पैराबोला को इंटीग्रेट कर दूं, पैराबोला क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx, ठीक है। और 1 से 2 तो ट्रेपेजियम बना क्या, ट्रेपेजियम कह रहा निकाल लो। अच्छा 2 पे इसकी वैल्यू नहीं निकाली, ये तो x प्लस बनी है ना, तो 2 पे वैल्यू 3 आई होगी। 3 ये नहीं है भाई, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ कहीं रहा होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी है 2, ये कितनी है 3, 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 1, करेक्ट। कर लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लोगे बहुत आराम से, तो एरिया की जो वैल्यू आती है वो 79/24, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो ये जो सवाल है बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है। पहली चीज तो आपको प्लॉट करना होगा, फिर समझना होगा कौन सा एरिया निकालना है, तो इसको आप रख सकते हो कौन से कैटेगरी में, टफ वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट जो ये भी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, क्या दे रखा है, बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 6 रेड बॉल है और 10 ग्रीन बॉल है। एक बैग है इसमें 6 तो रेड है और 10 ग्रीन बॉल है, ठीक है। आपने 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकाली है और क्या हो चुका है, थर्ड जो है बॉल वो रेड आ चुकी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहले दो जो ग्रीन रही होगी, बेस थ्योरम है बेसिकली, नहीं किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी थर्ड रेड आ चुकी है तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट टू ग्रीन, फर्स्ट टू ग्रीन, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टू ग्रीन गिवन दैट थर्ड जो है वो क्या है रेड है, ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे इसको, नीचे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी थर्ड रेड, थर्ड रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टू ग्रीन इंटरसेक्शन थर्ड रेड, ऐसे लिखोगे बेस थ्योरम में, करेक्ट। अब लिख दो क्या क्या हो सकता है, थर्ड रेड कैसे आ सकती है, हो सकता है कि पहले दोनों रेड आ जाए फिर तीसरी भी रेड आ जाए, नहीं तो थर्ड तो रेड है, इन दो पे कंडीशन लगा दो। हो सकता है कि पहली रेड रही फिर ग्रीन फिर रेड, हो सकता है कि पहली ग्रीन फिर रेड रेड, नहीं, या फिर क्या हो सकता है कि पहली दोनों तो ग्रीन थी और लास्ट वाली रेड। तो थर्ड रेड तो इतने टाइप से आ सकती है बस, करेक्ट। ऊपर कौन सा आ जाएगा, पहली दो तो ग्रीन है और लास्ट वाली रेड, लिख लोगे शायद बहुत आराम से, करेक्ट। बस रख दो वैल्यू। तो देखो डिनोमिनेटर तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ग्रीन के लिए कितना है 10 फेवरेबल, सेकंड ग्रीन के लिए एक निकलेगी तो कितना बचा 9, और फिर रेड के लिए तो 6 बचा हुआ है, नहीं मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा हूं, वो तो 16 15 14 इनका प्रोडक्ट ही तो आया होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा तीनों रेड, तो रेड क्या है पहले 6 रही होगी, एक निकल गई तो 5 फिर 4 प्लस पहली रेड 6 फिर ग्रीन 10 और फिर रेड 5, एक एक कम हो रहा है बेसिकली। पहली ग्रीन के पास तो 10 चॉइस है, फिर रेड 6 चॉइसेस है, अगली रेड के लिए 5 है। पहली ग्रीन 10 चॉइस है, सेकंड ग्रीन के लिए 9 हो जाएंगी और रेड के लिए सारी बची हुई है अभी तो 6, करेक्ट। कर लो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई होकर आपका आंसर क्या आता है 3/7, ये आता है आपका आंसर, करेक्ट। तो अगेन इस सवाल को भी आप मोटेट बोल सकते हो। हम बोलते हैं कि बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम पे सवाल आते हैं, तो बेस थ्योरम अगर आपने किए तो ये सवाल कर लो, करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्चुअली वो पूरा नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप पूछना चाह रहे हैं, एमओडी पे बेस्ड सवाल है। मैं सवाल एक बार लिख देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस ln ऑफ cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये आपको दे रखा है एमओडी का सवाल, इस पे डेरिवेटिव की बात कर रहा था शायद वो, वाई क्या है, वाई आपका एफ एक्स ही है, तो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो उनकी बात कर रहा है, करेक्ट। ऐसा कोई सवाल आया था क्या, नहीं, देख लो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं आपको। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एफ स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं क्या, ये है ln cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया एफ एक्स, ठीक है। अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 एफ एक्स एफ डेस एक्स, नहीं यहां से आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और cos का डेरिवेट cos स्क्वायर का 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो क्या बचेगा सिंपली -2 tan x, और ये क्या हो गया एफ डेस एक्स, ठीक है। तो अब चाहो तो एफ डेस एक्स के लिए सोल्व कर लो, यहाँ से एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स आ जाएगा, इसको उधर ले गए तो ये तो बन गया 2 tan x डिवाइडेड बाई इधर क्या आ जाएगा 2 एफ एक्स -1, ये बनेगा।
करेक्ट। तो आप तो यहां से निकाल दो डबल डेरिवेटिव या इसी को वापस डिफरेंशिएट कर दो। मैं यहीं से निकाल रहा हूं, एफ डबल डेस एक्स, ये क्या आया होगा, नीचे वाले का स्क्वायर 2f(x - 1) का होल स्क्वायर इनटू 2f(x - 1) एज इट इज, नहीं 2 tan x का डेरिवेटिव 2 sec² x माइनस 2 tan x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2f डेस x, ये हो जाएगा। करेक्ट। अब आपको वैल्यू निकालनी थी खाली f डेस 0 और f डबल डेस 0 की। तो सबसे पहले f ऑफ 0 चाहिए, f ऑफ 0 यहां से मिल जाएगा। अगर मैं 0 रख दूं तो क्या बना, f स्क्वायर 0 cos 0 1 ln 1 कितना 0, ये तो गया किसके बराबर, f ऑफ 0 के। तो यहां से f ऑफ 0 की ही दो वैल्यू आ रही है, या तो 0 रहा होगा या f ऑफ 0 क्या रहा होगा 1। ठीक है, तो ये मेंशन नहीं है कहीं भी बेसिकली, या था तो हमें पता नहीं चला है बच्चों से। अगर ये इसी सवाल की बात करें तो फिर आपको दोनों वैल्यू कंसीडर करनी है। करेक्ट। तो f ऑफ 0 अगर ये है तो फिर f डैश 0 भी 2 रहे होंगे, देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग क्या आ रहे हैं। तो f ऑफ 0 0 रख दें, f डैश 0 तो ये है, x की जगह 0 रखूं तो न्यूमरेटर तो क्या हो रहा है 0, f ऑफ 0 0 रहे या 1 रहे, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो ये तो हमेशा ही क्या आ रहा है 0 यार है नहीं, बस f डबल डैश और देख लो, डबल डैश 0, x की जगह 0 रखूं तो ये तो रखने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट तो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, इसमें भी जरूरत नहीं है, ये बचा खाली नहीं। अच्छा f ऑफ 0 अगर 0 है तो ये तो 0, ये भी 0, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 1, क्या बचेगा खाली -2। ठीक है, और f ऑफ 0 अगर 1 है तो 1 रख दो तो 2 - 1, ये कितना हो गया 1, 2 - 1, ये भी कितना हो गया 1, इस केस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो f डैश 0 की वैल्यू तो सेम ही है, 0 ही है, f डबल डैश 0 की दो वैल्यू आ रही है -2 और 2। अब आपको चेक करना है, और शायद जो चेक करना है उसमें मोड है, f डैश 0 का मोड ये तो कितना आ रहा है 0, और f डबल डैश 0 का मोड कितना आ रहा है 2। हाँ सही, इसीलिए मोड दिया है क्योंकि क्या आ रही है, दो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कर लोगे ऑप्शन चेक आप लोग अब आप तो इस सवाल की भी अगर बात करूं तो हाँ इसको आप रख सकते हो टफ की कैटेगरी में, क्योंकि पहले तो यहीं पे खेल जाएंगे बच्चे कि f ऑफ 0 की वैल्यू रखनी क्या है, 0 रखनी है या 1 रखनी है, फिर दोनों वैल्यू रह के अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे तो लास्ट में फिर देखेंगे कि हाँ क्या रखना है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप बोल सकते हो कि सवाल लेंदी है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, टफ में। करेक्ट। नेक्स्ट सवाल में आपको दो सेट दे रखे हैं और भी, ए में बोल रहा है कि m की वो सारी वैल्यू है जिसके लिए रूट्स रियल हैं, किसके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² - m+1x + m+4 = 0। ए में m की वो सारी वैल्यू है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर रूट रियल आ रहे हैं तो हमें पता है d क्या होना चाहिए, > 0। लगा दो, क्या बन जाएगा m+1 होल स्क्वायर -4 m+4, ये क्या हो गया > 0। ठीक है, कर दो सिंप्लीफाई, यहां से एक तो क्या आएगा m², 2m - 4m -2m, 1 - 16 -15 > 0। करेक्ट। तो फैक्टर दिख रहे हैं क्या आपको, क्या बन जाएगा m - 5 m+3 > 0। तो m की रेंज क्या आ गई, m की रेंज आ गई -∞ से -3 क्लोज यूनियन क्लोज 5 से इंफिनिटी। ये है बेसिकली आपका सेट ए। तो सेट ए तो क्या है -∞ से -3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, सेट बी आपको दे रखा था, सेट बी क्या है -3 से 5। ठीक है, सेट बी को देख के भी लग रहा है कि हाँ सही आया होगा आंसर, क्योंकि यही सब देख रहे हैं, एंड पॉइंट जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं सेम आ रहे हैं। ठीक है, बस अब तो ऑप्शन से चेक करना है, शायद ऑप्शन ए तो था वो रॉन्ग है, इसमें a - b जो आ रहा है उसमें गड़बड़ है। a - b क्या आएगा, a में से वो घटा दो जो b में भी है, और b में क्या है ऐसा जो a में है, खाली -3 तो है, तो -3 को हटा के क्या बचेगा, -∞ से -3 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, ये है शायद उसमें क्लोज दिया हुआ, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो चेक कर लो क्या बाकी ऑप्शन, तो बस क्या करना था इसमें ए निकालना है आपको, इसमें भी वो देंगे, रुको एक बार। तो ये सवाल भी आप मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट की कैटेगरी में है,
क्योंकि ये कैलकुलेशन है बेसिकली, आपको डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोल्व करना है, फिर ऑप्शन सारे चेक करने हैं, तो टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, आयोटा पे बेस्ड। क्या दे रखा आपको, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m/2, ये इक्वल है किसके, 1 प्लस आयोटा अपॉन -1 माइनस आयोटा की पावर n/3 के, और ये इक्वल है 1। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे सर ये भी 1 माइनस आयोटा है, कई बोल रहे हैं -1 प्लस आयोटा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए इसको। ठीक है, तो -1 प्लस आयोटा शायद यहाँ पे था, यही होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो मैं इसके लिए अगर सोल्व करूं तो ये तो सिंप्लीफाई कर लोगे रेशनलाइज करके, क्या बनता है, आयोटा बनता है खाली, तो आयोटा की पावर m/2 इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लूं क्या, माइनस कॉमन ले ले तो सेम ही बन रहे हैं क्या दोनों, तो ये अगर आयोटा है तो फिर ये क्या है, माइनस आयोटा टू द पावर n/3 कितना है, 1। सिर्फ रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करते ही आपको दिख जाएगा आंसर, करेक्ट। तो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू m की क्या हो सकती है, पावर 4 होनी चाहिए, 4 होने के लिए m कितना होना चाहिए, 8, और यहाँ पे 4 होनी चाहिए पावर, माइनस प्लस से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो 4 होनी चाहिए, तो n कितना होना चाहिए लिस्ट वैल्यू 12, और दोनों का जो HCF आया होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये पूछा था सवाल में, करेक्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फर्स्ट 2-3 लेक्चर में आ जाएगा, 2-3 भी नहीं, पहले या दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, करेक्ट। तो इसको भी इजी की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं कि कैसा सवाल है, इजी। अच्छा, अगले सवाल फिर से क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक के बारे में आपको बोल रखा है कि अल्फा बीटा रूट है किसके, x² प्लस px प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। और एक दूसरी क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके रूट क्या है, 1/अल्फा 1/बीटा, करेक्ट। बट अगर आप देखोगे थोड़ा भी ढंग से तो दूसरी क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं पड़ रही है सवाल में, इसी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन मैच करना है वो इसी से आ जाएगा। पूरा सवाल सोल्व करोगे तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन से मैच कराएंगे तो इससे ही आंसर आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो सम ऑफ रूट तो क्या रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा तो -p रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या रहा होगा, 2। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, एक बड़ी सी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, अल्फा -1 अपॉन अल्फा, बीटा -1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। आधे लोग तो देख के ही छोड़ दिए होंगे, इसी में इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दिख रही है कैसे सोल्व करें, जबकि बहुत आसान है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक तो क्या आएगा अल्फा बीटा, नहीं -1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा लिख दूं क्या प्लस का, करेक्ट। एक क्या आएगा यहां से, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, क्या क्या ले लिया अपन ने, अल्फा ले लिया, बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को कर दिया, अल्फा को मल्टीप्लाई करना इससे तो आएगा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, और बीटा को करेंगे तो माइनस बीटा अपॉन अल्फा। मल्टीप्लाई किया है खाली, कुछ नया काम नहीं किया है। इधर देख लेते हैं क्या आएगा, अल्फा बीटा और 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये आएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, बीटा 1 अपॉन बीटा से हुआ तो 1, 1 प्लस 1 कितना 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा, माइनस कॉमन लेके अगर मैं एलसीएम ले लूं अल्फा बीटा तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, और ये हो गया अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2। ठीक है, रख दो वैल्यू, सारी वैल्यू आपके पास है, तो अल्फा बीटा की जगह कितना रख दें 2, तो 2 प्लस 1/2 माइनस अल्फा प्लस माइनस पी का स्क्वायर कितना हो गया पी स्क्वायर, माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो गया 4/2, और ये बन जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो 4 प्लस 1/2 ये तो कितना हो गया 9/2 इंटू ये हो गया कितना 5/2, तो 2 तो इससे भी कॉमन ले सकते थे, चलो अभी ले लेंगे, 5/2 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4/2, करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 9/4 इंटू कितना बचेगा 5 माइनस 4 9 माइनस पी स्क्वायर। लकीली ये वाले जो है ऑप्शन में है तो आपने टिक कर दिया है ना, बट ऑप्शन अगर क्यू की टर्म में होता, पी वाला ऑप्शन आंसर नहीं होता, क्यू वाला आंसर होता, तो आपको क्यू में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती। तब कैसे बनाते, एक्स को रिप्लेस कर देते किससे 1/x से।
करेक्ट, बट अपना आंसर इसी से आ रहा है तो वो क्यों करें, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ में बोला है कि वाई जीरो कितना है, 1 है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पे इससे आसान सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि जनरली सवाल किससे आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, होमोजेनियस टाइप दे देते हैं या बर्नौलीज इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, नहीं तो वेरिएबल अगर मैं सेपरेट कर दूं, वाई स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई, और एक्स वाले को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा e टू दी पावर x dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख गया होगा आपको, करेक्ट। कर दो इंटीग्रेट दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई, 1 का y इज इक्वल टू ln ऑफ e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c निकालने के लिए कंडीशन आपको दे रखी है, y जीरो पे वैल्यू कितनी है 1, तो रख दो 1 रख दो तो माइनस 1 प्लस 1, ये तो कितना हो गया 0, 1 रखा तो क्या बन गया ln2, सॉरी x की जगह 0 रखा तो ln2 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस ऑफ ln2, ठीक है। रख दो c की जगह माइनस ln2, तो y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू ln ऑफ e टू दी पावर x प्लस 1 माइनस ln2, ये आ गया आपका आंसर। अब चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो ऑप्शन से मैच करवाना पड़ेगा, तो जो भी आपका ऑप्शन था उससे आप मैच करवा सकते हो इसको, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, तो इसको भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, इजी वाली कैटेगरी में रखेंगे। अगला सवाल है बाइनोमियल पे बेस्ड है। आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, किसका 2 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर n, ठीक है। और बोला इसमें कि 33 इंटीग्रल टर्म है, तो n की लिस्ट वैल्यू बताओ क्या रही होगी, करेक्ट। तो इसका जनरल टर्म अगर मैं लिखूं tr प्लस 1 क्या हो जाएगा ncr, इसकी पावर n माइनस आर, तो 2 टू दी पावर n माइनस आर अपॉन 2, 5 टू दी पावर 1/3 की पावर r, ये हो जाएगा r/3, 3 नहीं यहाँ पे 8 है, सॉरी 8 है, r/8, करेक्ट। अच्छा, और हम जानते हैं कि n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, नहीं तो लिस्ट वैल्यू तो क्या रही होगी, r के इक्वल ही तो रही होगी, करेक्ट। अच्छा, अब 33 इंटीग्रल टर्म होने के लिए r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो देख लो। r की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, अगली क्या हो सकती है 8, उसके बाद क्या हो जाएगी 16, 24, यही तो रही होंगी, नहीं तो 33rd वैल्यू क्या रही होगी इसकी, वो निकाल लो खाली। तो t33 जो आया होगा वो आया होगा a प्लस n माइनस 1 विच इज 32 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो t33 अगर आप सिंप्लीफाई करो कर दो मल्टीप्लाई, 6 आ गया, 24 256, करेक्ट। तो n की लिस्ट वैल्यू भी क्या रही होगी 256 ही रही होगी, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो दिखने में सवाल में स्टेप तो 3-4 ही हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n क्या ग्रेटर देन इक्वल टू r है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में रख रहे हैं, ना कि इजी की कैटेगरी।